इसमें आपको बड़ी सारी चीज़ें फाइंड करने को बोली हुई हैं, ठीक है, तो एक एक करके हम फाइंड करते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी पहली बार दिखाई देंगी, इसलिए थोड़ी मुश्किल रहेंगी, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी, इसका क्या मतलब हो गया, और एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये सब कुछ। तो देखो सबसे पहले आते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करने का ना सबसे अच्छा तरीका है कि आप ना इसी पॉइंट को ओरिजिन मान लो, ठीक है। इस पॉइंट को ओरिजिन मानने से क्या होगा, ये आ जाएगी आपके पास एक्स एक्सिस और ये आ जाएगी आपके पास वाई एक्सिस। अब उन्होंने बोला कि ये लेंथ एल है, तो पहले तो ये बताओ कि अच्छा इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, ठीक है, नीचे वाले को सेकंड मान रहे हैं हम, तो इसको सेकंड, इसको फर्स्ट। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर m1 m है, जो कि है, m2 वो भी m है, तो इनकी पोजीशन क्या होगी, r1 क्या हुआ और r2 क्या हुआ। अगर आप ये बता गए तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही करोगे डेफिनेटली। देखो ओरिजिन यहाँ पे है ना, इसके हिसाब से बताना है आपने। तो आपको पता चलेगा कि जो m1 है, ऊपर वाला जो मास है, वो x एक्सिस के नेगेटिव साइड पड़ा हुआ है ना, तो इसको लिख देंगे माइनस एल आई कैप, और y में ये जीरो पे है। तो अगर आपने सही बताया है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा देखो, दूसरा x एक्सिस में जीरो पे है ये वाला, लेकिन y में नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, l नीचे आ गया, तो जीरो आई कैप प्लस नहीं है माइनस एल जे कैप। ये इनकी अभी की पोजीशंस है, मास भी है पोजीशन भी है, तो आर ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आप निकाल सकते हो। तो देख लो कितना होगा। पहली बात, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर होगा, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या हम आइडिया से भी बता सकते हैं इसको। तो ये देखो, ये आ गया, ये और ये मास आ गया इसके बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायर मान लो तो ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ तो ये डायगोनल का हाफ हुआ। तो आपको पता है अगर लेंथ एल होती है तो ये होता है रूट टू एल बाय टू, आधा पोर्शन है ना, तो एल बाय रूट टू होता है। तो देखते हैं एल बाय रूट टू आता है कि नहीं, दोनों में एल बाय रूट टू आएगा ना, तो फाइंड करके देख लेते हैं हम। तो हमने करना क्या है, सेंटर मास ही फाइंड करना ना। तो फॉर्मूला आपको पता है, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये बन गया आपके पास, अच्छा ये जो मैंने रूट बताया ना वो मैग्नीट्यूड के साथ है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं, वेक्टर की फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ। वेक्टर की फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से एल बाय टू और ऊपर से भी एल बाय टू है ना, तो यहाँ कहीं आएगा। तो चलो अभी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड आना चाहिए इसका एल बाय रूट टू पे। तो वैसे आई जे के में ही फाइंड करना है, तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें फाइंड हो जाएगा। तो देखो एम वन इज एम, आर वन आपको पता है माइनस एल आई कैप है, तो जीरो वाला लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लस एम इंटू माइनस एल जे कैप डिवाइडेड बाय टू एम। तो ये बन गया आपके पास, एम एम कॉमन निकल के कट जाएंगे, आपको पता है माइनस एल बाय टू आई कैप, देखो माइनस एल बाय टू जे कैप, दोनों नेगेटिव आ गए, और आने ही थे, क्यों आने थे, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे, ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो यहाँ से एल बाय टू, यहाँ से भी एल बाय टू, बिल्कुल सिमिट्री पे बन गया, इसीलिए आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको संभाल के रख लेंगे हम। आगे आते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो अभी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये रेस्ट पे ही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो ही होगी। क्यों, क्योंकि रुके हुए हैं, ये रुके हैं तो इनकी वेलोसिटी भी नहीं है, इनकी वेलोसिटी नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी नहीं, ठीक है ना। ओके, तो पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टी इज इक्वल टू टी। उसके लिए आपको ना एक्सलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप ये फाइंड कर सकते हो तो आप
वी भी बता सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन होगा ऑब्वियसली, इसीलिए। फिर हम पोजीशन पे आ जाएंगे, ए पता चल जाए बस एक बार। तो देखो, अब हमने ए पता करना है, बाकी मैं मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, देखो, तो जैसे ही चलना शुरू होंगे, मान लो टाइम बीत गया थोड़ा सा, जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतेगा तो आपको याद होगा कि हमने लॉज ऑफ मोशन में क्या किया था, इसको नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसलिए दोनों नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे मतलब मैंने आपको बताया था कि आप इसको क्या कर सकते हो, इनको आप ऐसे बना सकते हो गिरा के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और ये जो भी फोर्स दिख रही है आपको वो ड्रॉ कर दो, वो आ जाएगी mg, दोनों का मास था m और m। तो आपको पता है एक्सलरेशन कितनी आएगी इसकी, अगर आप भूल गए हो तो पहले आप लॉज ऑफ मोशन ही देख लो, तभी ये क्वेश्चन करना। एक्सलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, नेट फोर्स सिर्फ एक ही है, एम जी डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m। तो देखो एम एम कट गया, g/2 बच गई, तो एक्सलरेशन इज g/2। और वो किस तरफ है, तो वो जो एक्सलरेशन है वो भी अलग अलग है। फर्स्ट पार्टिकल की एक्सलरेशन अलग है और सेकंड के लिए अलग है। फर्स्ट पार्टिकल की जो एक्सलरेशन है वो है आपके पास, देखो फर्स्ट पार्टिकल ये था, तो ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, मतलब प्लस एक्स एक्सिस में, तो प्लस ए, ए नहीं, g/2, g/2 आई कैप। ठीक है, और दूसरे की आ जाएगी आपके पास a2 इज इक्वल टू, देखो ये नीचे वाला कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो माइनस g/2 जे कैप। लो यहां से एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी आपके पास, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसी टाइम टी पे, अगर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे पूछा तो, क्योंकि मोशन ही नहीं है तो जीरो ही होगी, तो ए ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अभी मूव कर रहे हैं, ये टाइम टी की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे ही चलना शुरू करेगा तो ये एक्सलरेशन होगी, और ये कांस्टेंट है, देखो g/2 मतलब 10/2 5, ये कांस्टेंट है तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो लेकिन एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो चेंज होता रहेगा ना, तो देख लेते कैसे चेंज होगा। m g/2 आई कैप प्लस, दूसरा तो माइनस में ही है तो माइनस में लिखना पड़ेगा, पर उससे पहले m इंटू g/2, सॉरी माइनस का g/2, याद रखना ये ब्रैकेट जरूर लगा लेना, एक ब्रैकेट की गड़बड़ तो सारा क्वेश्चन गलत। नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2, 2m, और सॉल्व करो। आपको पता है m कॉमन निकल के कट जाएंगे, तो आपने ऐसे नहीं काटना है, आपने लिख के काटना है कॉमन निकाल के, तो मैं अभी के लिए दिखाने के लिए ऐसे काट देता हूँ, और अगर नहीं काटना है कॉमन निकाल के तो आप डायरेक्ट इग्नोर कर दो इसको। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है लिखने का, पर काट के लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा अगर आपने बोर्ड के पेपर देने तो। ठीक है, तो देखो ये बन गया, m कट गया, तो मैं अभी के लिए अपने लिए कैलकुलेशन के लिए काट देता हूँ, तो ये आ गया g/4 आई कैप माइनस g/4 जे कैप, दिस इज योर एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी पर्टिकुलर टाइम, और यही रहेगा हमेशा। तो देखो ये तो कुछ और अजीब सी आ रही है, तो ये भी आ गया, एक्सलरेशन आ गया एट टाइम टी। अब आते हैं वेलोसिटी पे, वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे एट टाइम टी, तो देखो दिस इज योर ए ऑफ एक्स, दिस इज योर ए ऑफ वाई, आप चाहो तो इसको इकट्ठा यूज कर लो, आपको काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का फॉर्मूला तो पता ही है, विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है। अब यहाँ सेंटर ऑफ मास की बात हो रही, तो सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम टी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास टी का तो होगा नहीं, बस तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि रिलीज किया हमने, बचा कौन, ए ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये अभी अभी लिखा मैंने, g/4 आई कैप माइनस g/4 जे कैप इनटू टाइम टी, बस यही तो आंसर है।
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, आपने वैल्यू पुट करनी है तो कर सकते हो, g/4, जी की 10 आ जाएगी, 2.5 आ जाएगा ना, पर अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, g/4 आई कैप, आई कैप नहीं, टी भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो टी माइनस g/4 टी, अच्छा ये आई कैप और ये जे कैप, ये बन गया आपका आंसर। तो ऐसे फाइंड करते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, अब क्या बचा, ये हो गया, ये बचा ना, आर बचा। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास बचा है आर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम टी, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अगर आपके पास ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाती है ना एट टाइम टी की, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या होता है, आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल में वाई और एक्स में जो है वो इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब टाइम नहीं होता उसमें। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो पाथ फॉलो करके गया एक्स और वाई एक्सिस के अंदर अंदर, उसको बोलते हैं। तो फिलहाल चलो आर ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। देखो वेलोसिटी आ गई है, एक्सलरेशन आ गई है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, तो आप इसको ना तोड़ के लिख सकते हो। देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू यू ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म टी प्लस हाफ ऑफ ए ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म टी स्क्वायर। तो देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें ना बड़ा कुछ कंप्लीट कर दिया मैंने। आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखो लगा लगा के आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी भी सॉल्व कर रहे हो ना, मतलब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन भी सॉल्व कर दे रहे हो। क्योंकि एक्सलरेशन कांस्टेंट है इसलिए ये लग जा रही है सब सब की सब। तो क्योंकि इन वेक्टर फॉर्म होता है तो वो इसलिए भी लग जा रही है। तो देखो, हमें फाइंड करना है फाइनल पोजीशन। वो फाइंड करने के लिए आपको इसको दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, आर इनिशियल प्लस का हो जाएगा, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, रिलीज़ किया था हमने, बच गया आपके पास प्लस हाफ ऑफ ए ऑफ सेंटर ऑफ मास की पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, जो कि आई थी हमारे पास g/8, सॉरी g/4 आई थी ना, तो g/4 आई कैप माइनस g/4 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। आर इनिशियल हमने ऑलरेडी निकाला था, तो कहाँ निकाला था आर इनिशियल, ये आर इनिशियल। तो देखो आर इनिशियल था हमारे पास ये -L/2 आई कैप माइनस L/2 जे कैप। आर इनिशियल मतलब सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। तो आर फाइनल निकालना है हमें इज इक्वल टू -L/2 आई कैप प्लस, नहीं है माइनस ही है, L/2 जे कैप। याद है ना आपको, जो इन दोनों को जोड़ने पर लाइन ज्वाइनिंग पे ही आया था। देखो यहाँ से L/2, यहाँ से भी L/2, वाई में भी नेगेटिव एक्स में भी नेगेटिव, तो यहाँ आ गया था सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये आ गया आर प्लस, इस हाफ को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ g/8, टी को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ टी स्क्वायर आई कैप माइनस g/8 टी स्क्वायर जे कैप। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देते हैं इसको थोड़ा, फाइनल पोजीशन आ जाएगी आपके पास। देखो तो सारी कंडीशन ठीक ही लग रही हैं, तो आप ब्रैकेट डायरेक्ट हटा सकते हो। अब आई को अलग कर देते हैं, जे को अलग कर देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये आई कैप है, ये भी आई कैप है ना, तो इसको आगे लिख देता हूँ मैं। वैसे आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता है। g/8 ये g है ना, g/8 टी स्क्वायर माइनस L/2, ये आ गया आई कैप के साथ, और प्लस प्लस माइनस आ रहा है ना ये, चलो माइनस लिख देते हैं इसको, -L/2, या g/2 पहले लिखना है तो वो लिख दो, g/8 सॉरी टी स्क्वायर माइनस L/2, और ये सब आएगा जे कैप में। अच्छा, इसको ऐसे लिखने का मकसद सिर्फ इतना सा है
क्योंकि ये हमें चाहिए एक्स एक्सिस, ये चाहिए वाई एक्सिस, बीच में प्लस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखते हैं ना। अगर माइनस हो भी तो वो वाई के साथ लग जाता है, इसलिए हमने वो अंदर लगा दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन आपकी आई है फाइनल, फाइनल पोजीशन में दो क्वांटिटीज आ रही है। इसका मतलब ये है एक्स इन टाइम टी और ये है वाई एट टाइम टी। तो वैसे आपका ये आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का आंसर, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए मेरे को एक्स ऑफ टी पता होना चाहिए, विच इज जी बाई एट टी स्क्वेयर माइनस एल बाई टू। वाई ऑफ टी भी पता होना चाहिए, माइनस जी बाई एट टी स्क्वेयर माइनस एल बाई टू। अब आप जो मर्जी मेथड लगाओ, इसमें से ना टी को नेग्लेक्ट करवाओ बस किसी तरह। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखोगे, अगर आप इन दोनों को ऐड ही कर दो तो देखो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और इस तरफ क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा माइनस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू मतलब एल बन जाएगा ना, तो माइनस एल आ गया। और अब क्या करो कि बस ये वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आप चाहो तो एक्स को इधर ले आओ, वाई को इधर ले आओ, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। वाई की फॉर्म में लिखी होती है तो मैं वाई लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू माइनस एल माइनस एक्स। आप चाहो तो इसको वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एल लिख लो, ताकि ये मैच किससे कर जाए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। लो, ग्राफ भी बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी बना देना, ठीक है। वैसे दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या फिर दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो इसको यहाँ रहने देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ चुके हो। मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ सब सारे के सारे स्टेप्स। हाँ, तो यहाँ से था तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये था कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, सॉरी ये पुली है, इसके ऊपर से एक रस्सी ऐसे करके जा रही है, यहाँ मास है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि मास को ना रिलीज कर दिया एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो आपको पूछा था टी इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन बताओ, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा नहीं है पर वो भी बता सकते हो आप, तो वो तो जीरो ही होगा क्योंकि ये अभी रुके हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये रेस्ट पे से शुरू कर रहे हैं, तो रेस्ट पे हैं तो पोजीशन जीरो ही होगी जो भी है इनकी, मतलब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिन हमने इसको माना है, इस जगह को, तो इसके हिसाब से पहला पार्टिकल माइनस एल पे पड़ा है, दूसरा पार्टिकल नीचे की तरफ माइनस एल पे पड़ा है, एक्स में माइनस एल, वाई में माइनस एल। इसलिए आपने डायरेक्ट लिख दिया कि आर वन जो है वो माइनस एल पे है, दूसरा वाई में माइनस एल पे है, और उससे आपने आर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिया फॉर्मूला लगा के, जो कि हमारा फॉर्मूला होता ही है। आपको पता है आर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एम वन एल वन या एम वन एक्स वन प्लस एम टू वाई टू। मतलब आर में फाइंड करना है तो आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ एक्स और वाई आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो क्योंकि एक्स की टर्म थी तो एक्स की लिखी, यहाँ दूसरी बारी में वाई की थी तो सिर्फ वाई की लिखी, वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं आपको, तो आपको धीरे धीरे ये पता चली जाएगा। तो जैसे ही हमने उसको सॉल्व किया तो आपके पास आर ऑफ सेंटर ऑफ मास की देखो वैल्यू आ गई, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज योर, और ये कब किया, ये एट टी इज इक्वल टू जीरो की। और तो पहला पार्ट खत्म हुआ। दूसरा पार्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, जब चलना ही उसने रेस्ट से शुरू किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगी, तो ये जीरो हो गया। यहीं पे आप लिखना चाहो तो लिख लेते हो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी बता दो तो वो भी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई है तो वेलोसिटी भी नहीं होगी तो एक्सलरेशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे तो कुछ नहीं होगा। अब आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एट टाइम टी, एक्सलरेशन एट टाइम टी एंड फाइनल पोजीशन एट टाइम टी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सब कुछ। तो ये फाइंड करने से पहले ना आपको एक्सलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी एट टाइम टी फाइंड करने से पहले एक्सलरेशन, ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। अगर a आ गया होगा तो v तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि u तो जीरो है, ठीक है। बस हमने सब जगह सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास लगा देना। तो देखो आगे अगले स्टेप में, अब हमने क्या किया,
सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन निकाल ली, तो एक्सेलरेशन जैसे लॉज ऑफ मोशन से निकालते थे वैसे निकाल ली। कैसे निकालते थे? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 2m, 2m से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गई g/2, मतलब g/2 से ये नीचे जाएगा और ये g/2 से इस तरफ आएगा। तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी पड़ेगी। तो m1 m है, m2 m है, दोनों की एक्सेलरेशन अपनी अपनी आ जाएगी जो आपको पता लग चुकी है। देखो फर्स्ट मास कहाँ जा रहा है? राइट साइड। तो देखो प्लस g/2 आई कैप। g/2 क्यों? क्योंकि है ना, ये सॉल्व करके आ गई है। m2 मतलब वो भी m है, वो कहाँ जा रहा है? वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ आ गई एक्सलेशन। तो ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इस तरफ, तो दोनों की एक्सलेशन इन वेक्टर फॉर्म लिख दी हमने। और फिर एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दिया, तो हमारे पास ये एक्सलरेशन आ गई। सब कुछ ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने अभी भी बताया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सब जगह सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास लगा दिया, तो u ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 क्योंकि पहले चले नहीं थे। a ऑफ सेंटर ऑफ मास आपने अभी अभी निकाल लिया, वो पुट कर दिया हमने, ये देखो इनटू t, बस यही बचा, तो v भी आ गया। तो देखो ये भी काम हो गया और ये भी काम हो गया। अब बचे दो चीजें, वो दो चीजें निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी, क्योंकि एक्सलरेशन कांस्टेंट आ गई है तो आप काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले लगा सकते हो सिंपली। तो आपने लगा दिया डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब ये जो फाइनल इनिशियल मैं लिख रहा हूँ वो भी सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास फाइनल वाला, सेंटर ऑफ मास इनिशियल वाला। तो इनिशियल वाला तो हमने निकाल ही लिया, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये देखो इनिशियल प्लस बाकी जो होता ही है हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो एक्सलरेशन की वैल्यू क्या थी? g/4, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो g/8 बन गया। तो ये भी एक्सलरेशन है, ये भी एक्सलरेशन है, ये x वाले कंपोनेंट है, y वाला इकट्ठा चल रहा है। आप चाहो तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल सिंगल कर लो, x को अलग सॉल्व कर लो, y को अलग, बट मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब r का फॉर्मूला है हमारे पास तो हम यूज़ कर लेते हैं उसका। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग चकरा जाएगा जब आप एक भी साइन गलत लगा दोगे। तो ब्रैकेट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, ब्रैकेट यूज करने बहुत लेट तक नहीं आते हैं। ठीक है, कई बार आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तब भी ब्रैकेट यूज करने नहीं आएंगे। तो ब्रैकेट यूज करने सीखो, कहाँ ब्रैकेट लग रहे हैं कहाँ नहीं लग रहे हैं, जहां लग रहे हैं वहां जरूरी हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे इस सिचुएशन में देखो यहां ब्रैकेट जरूरी है, इसका मतलब है कि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहां ब्रैकेट जरूरी है क्योंकि दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आते। मल्टीप्लाई माइनस कभी ये भी नहीं आ सकता, इसको भी ऐसे लिखना पड़ता है। कभी भी मल्टीप्लाई के साथ प्लस तो चलो लिखते नहीं हम, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन दो साइन कभी इकट्ठे नहीं लिखने। आप प्लस लिखो माइनस लिखो तो ब्रैकेट लगा के लिखो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जैसे यहाँ देखो ये प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट लगा है बीच में, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे जब ब्रैकेट ओपन होगा। तो प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छी बात ये होती है कि प्लस का कोई खास रोल होता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता, माइनस माइनस g/8 टी स्क्वेयर माइनस l/2 जे कैप, तो आपको पता है ये दोनों प्लस हो जाते हैं, यही होते हैं ना। लेकिन अगर आपने ये नहीं लगाया होता, तो मतलब आपने गलती से ब्रैकेट सिर्फ इसी को लगाया होता और यहां ब्रैकेट बंद कर दिया होता, तो क्या होता? तो फिर ये प्लस हो जाता और ये गलत हो जाता, सिंपल बात खत्म। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है ऐसा। तो ये आपने ब्रैकेट क्यों लगाया? ताकि आप जे को कॉमन निकाल के बाहर लिख सको, जे कैप को। चलो, फाइनल पोजीशन भी आ गई, इनिशियल और नई वाली टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है वो दोनों इकट्ठी आ गई ना। अब जो भी आई के साथ लिखा होगा उसको बोलते हैं एक्स ऑफ, मतलब पोजीशन इन एक्स एक्सिस, ऐसी पोजीशन इन वाई एक्सिस, दोनों को सामने सामने लिखा, उसमें से टाइम को नेग्लेक्ट करवा दिया किसी तरह। आप चाहो तो इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, वगैरह वगैरह, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो आपके पास ये बन जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए लगाया कि एट टाइम टी की बात हो रही है। तो जैसे ही आपने इन दोनों को प्लस किया इक्वेशंस को, आपके पास एक अच्छी सी इक्वेशन आ गई, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो दोनों पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं इस टाइप से, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, और कैसे जा रहा होगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास जा रहा होगा कुछ इस टाइप से, देखो -1 स्लोप है ना, तो ऐसे जा रहा होगा।
उतराई में, याद आ रहा है आपको कुछ? ये उतराई आ गई। और होना भी चाहिए, जैसे यहाँ होगा फिर पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे नीचे जा रहा है सेंटर ऑफ मास। अगर ये लगातार ऐसे 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 ही चले जाए, वैसे तो खत्म हो गया चलो, पर हम ये खत्म होने वाली सिचुएशन मान के नहीं चल रहे हैं क्वेश्चन को। हम मान रहे हैं कि ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये नीचे की तरफ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हाँ, वो टाइम का क्वेश्चन अलग बनेगा कि अच्छा अब क्या होगा, तो वो भी मैं बता देता हूं। जैसे ही ये दोनों यहां से छूट जाएंगे, नीचे गिरेंगे, तो फिर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक्सलरेशन होगी जी, इसकी एक्सलेशन भी जी ही होगी, तो सेंटर ऑफ मास भी जी से ही भागेगा। फिर ये फ्री फॉल का मोशन बन जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए क्वेश्चन इससे आगे बढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से कर लेना आपने।